सोनपुर गांव के मुहाने पर खड़ा वह बरगद का पेड़ न जाने कितनी कहानियों का गवाह था। उसी की घनी और शीतल छांव में माधव पिछले 5 सालों से अपनी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी लगाता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सड़कें सूनी पड़ी थीं और धूल भरी गर्म हवाएं माधव के चेहरे पर थकावट की लकीरें उकेर रही थीं। माधव अपनी रेहड़ी पर रखे 2 पतीलों, पतली दाल और सूखे चावल को फटे गमछे से ढक रहा था। तभी गांव के सबसे पुराने निवासी और गपशपी बिहारी लाल वहां पहुंचे। क्यों माधव भाई, आज भी पतीला भरा ही दिख रहा है? क्या बात है? गांव वालों ने भूख हड़ताल कर दी है क्या, या तुम्हारी दाल में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? अरे बिहारी काका, किस्मत ही रूठी हुई है। सुबह से बस 4 प्लेट बिकी हैं। घर में बूढ़ी माँ की दवाई लानी है और ऊपर से साहूकार का सूद। समझ नहीं आता ये दाल चावल की गाड़ी कब तक घिसटेगी। देख माधव, बुरा मत मानना, पर सच कहूं तो तेरी ये फीकी दाल और सादे चावल अब किसी को नहीं भाते। जमाना बदल गया है भाई, लोग स्वाद ढूंढते हैं। जब तक कुछ नया नहीं परोसेगा तब तक यही कंगाली रहेगी। पेट भरने को तो लोग सूखी रोटी भी खा लेते हैं, पर पैसे वहीं खर्च करते हैं जहां जबान को सुख मिले। बिहारी लाल की बातें कड़वी थीं, पर उनमें सच्चाई का जहर मिला हुआ था। माधव अभी सोच ही रहा था कि एक महिला अपने 8 साल के बेटे छोटू का हाथ पकड़कर वहां से गुजरी। बच्चा भूख से चिड़चिड़ा हो रहा था। चल बेटा, बहुत देर हो गई। माधव भैया के यहाँ दाल चावल खा ले, फिर घर चलकर आराम करेंगे। रोज वही पीली दाल? मुझे तो वो शहर वाली खुशबूदार बिरयानी खानी है। आप खिलाती ही नहीं। मुझे ये फीका खाना नहीं चाहिए। बेटा, यहाँ गांव में बिरयानी कहाँ, और वो बहुत महंगी भी होती है। चुपचाप घर चल, मैं घर पर ही कुछ बना दूंगी। वह बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के साथ ओझल हो गया, पर माधव के कानों में एक शब्द हथौड़े की तरह बजने लगा, बिरयानी। उसे समझ आ गया कि बदलाव के बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। शाम जब माधव घर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी पत्नी सुनंदा रसोई के धुएं में आंखें मलते हुए रोटियां बना रही थी। माधव ने बिना वक्त गंवाए अपनी योजना उसके सामने रख दी। सुनंदा, बहुत हुआ ये दाल चावल का खेल। मैंने ठान लिया है, मैं कल से अपने ठेले पर बिरयानी बेचूंगा। बिरयानी? पर जी, बिरयानी बनाना क्या बच्चों का खेल है? उसमें महंगे मसाले लगते हैं, घी लगता है, और सबसे बड़ी बात, हमें तो उसका बा भी नहीं आता। कहीं जो जमा पूंजी है वो भी डूब गई तो? मुझे नहीं आती, पर मेरे बचपन के यार करीम को तो आती है। वह शहर के शाही दरबार होटल में बरसों से बिरयानी बना रहा है। मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। वह भाई है मेरा, मना नहीं करेगा। माधव अंधेरी रात में लालटेन लेकर गांव के दूसरे छोर पर करीम के घर जा पहुंचा। करीम आंगन में बैठा रात के सुकून का मजा ले रहा था। अरे माधव, मेरे भाई, इस वक्त सब खैरियत तो है? चेहरे पर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? करीम भाई, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कर्ज और गरीबी ने जीना दुश्वार कर दिया है। बस तेरा सहारा चाहिए। मुझे वह हुनर सिखा दे जिससे लोग अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। मुझे बिरयानी का जादू सिखा दे भाई। बस इतनी सी बात? तू मेरा भाई है माधव। हुनर तिजोरी में रखने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। बैठ, देख, बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, एक सब्र का इम्तिहान है। पूरी रात करीम ने माधव को मसालों की पहचान, मांस के चयन और आंच के प्रबंधन की बारीकियां सिखाईं। याद रख माधव, सबसे पहले मटन को दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और भुनी हुई प्याज के साथ कम से कम 3 घंटे मैरिनेट करना। चावलों को सिर्फ 70% पकाना, और जब हांडी पर दम लगे तो आंच इतनी धीमी हो जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। असली स्वाद उसी भाप में है।
अगले 2 दिन माधव और सुनंदा ने अपनी आखिरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। उन्होंने बेहतरीन मटन, लंबा बासमती चावल और खुशबूदार मसाले जुटाए। तीसरे दिन सुबह 4 बजे से ही माधव की छोटी सी रसोई से केसर, केवड़े और इलायची की महक उठने लगी। सच में माधव जी, इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल रही है। मेरा तो मन अभी से इसे छकने का कर रहा है। सब्र कर सुनंदा, यह मेहनत आज हमारी किस्मत का फैसला करेगी। ऊपर वाले का नाम लेकर इसे हांडी में भरते हैं। दोपहर को जब माधव बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने अपनी रेहड़ी को फूलों से सजाया था और एक बोर्ड लगाया था, माधव की असली मटन बिरयानी। जैसे ही उसने हांडी का ढक्कन खोला, भाप के साथ ऐसी खुशबू उठी कि चौराहे पर रुकने वाले हर शख्स के कदम थम गए। तभी वही महिला और छोटू फिर वहां से निकले। माँ, देखो वही खुशबू। माधव भैया बिरयानी बेच रहे हैं। मुझे खानी है, प्लीज माँ। भैया क्या भाव दिया? हमारे बजट में होगी क्या? बहन जी, 120 रुपए की प्लेट है, पर इस छोटे उस्ताद के लिए पहली प्लेट मेरी तरफ से शगुन है। छक कर बताइए कैसा बना है। जैसे ही छोटू ने पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर असीम संतोष छा गया। वाह माँ, ये तो शहर वाली बिरयानी से भी अच्छी है। मटन तो एकदम रुई जैसा मुलायम है। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। गपशपी बिहारी लाल भी अपनी नाक सिकोड़ते हुए आए, पर खुशबू ने उन्हें भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अरे बाप रे माधव, तूने तो चमत्कार कर दिया। इतना जायका तो मैंने आज तक नहीं चखा। भाई, अब से मेरा दोपहर का अड्डा यही रहेगा। जरा आधा किलो पैक भी कर देना। शाम के 5 बजते बजते माधव का बड़ा पतीला पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी संतुष्टि महसूस की जब वह रात को घर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर सुनंदा के हाथों में रख दी। सुनंदा, देख आज हमारी मेहनत रंग लाई। आज एक दिन में उतनी कमाई हुई है जितनी पहले पूरे महीने में नहीं होती थी। अब माँ का इलाज भी होगा और साहूकार का मुंह भी बंद होगा। मैंने कहा था ना, आपकी ईमानदारी और करीम भाई की दुआ कभी बेकार नहीं जाएगी। जब वह रात को घर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर सुनंदा के हाथों में रख दी। सुनंदा, देख आज हमारी मेहनत रंग लाई। आज एक दिन में उतनी कमाई हुई है जितनी पहले पूरे महीने में नहीं होती थी। अब माँ का इलाज भी होगा और साहूकार का मुंह भी बंद होगा। मैंने कहा था ना, आपकी ईमानदारी और करीम भाई की दुआ कभी बेकार नहीं जाएगी। कुछ हफ्तों बाद करीम भी माधव के ठेले पर आया। वहाँ लगी लंबी कतार देखकर उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सुना था कि सोनापुर में एक बिरयानी का शहंशाह पैदा हो गया है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। जीत गया तू माधव। करीम भाई, ये जीत मेरी नहीं, तेरे दे हुए हुनर की है। तूने मुझे सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाया, तूने मुझे गिरकर उठना सिखा दिया। आज माधव का वह छोटा सा ठेला गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन चुका है। बरगद का वह पुराना पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब उसकी छाव में उदासी नहीं, बल्कि माधव की मशहूर बिरयानी की वह लजीज महक है जो हर राहगीर को अपनी ओर खींच लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।